हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बच्चों क्लास 11 का एक बेहतरीन मैं वन शॉट शुरू करने जा रहा हूँ बच्चे, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। ओके, तो आज से मेरा जो लेक्चर होगा ये वन शॉट को लेकर के डिवोटेड है। तो आज क्लास 11 का हम लोग इक्विलिब्रियम कहना कि आधे घंटे में पूरी तरह से जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको समअप करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स स्टार्ट वन शॉट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो क्लास 11 का बहुत ही मजेदार ये लेक्चर है और देखो इसको कैसे वन शॉट से निपटाएंगे। तो बेटा इसमें सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट है, जैसे हमारे पास इक्विलिब्रियम है। तो व्हाट इज मींट बाय इक्विलिब्रियम, थोड़ा थोड़ा वन शॉट का मतलब ये भी है कि बेसिक फंडामेंटल भी क्लियर कर लिया जाए। ओके, तो देखो इक्विलिब्रियम सिंपली बच्चे क्या होता है कि जनरली अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो जैसे हमारे पास रिएक्शन क्या ना कि कोई रिएक्टेंट है ए और कोई प्रोडक्ट पी है समझो। तो रिएक्टेंट जिस टाइम से प्रोडक्ट की हो जाएगा उसी टाइम पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट की हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं जब ये बच्चा प्रोडक्ट की हो जाएगा तो इसको लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड, और जब बैकवर्ड जाएगा तो रेट ऑफ क्या लिख सकते हो, बैकवर्ड। यानी आर एफ बराबर आर बी हो जाए, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। उन दोनों का उस टाइम पर रेट क्या हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए। ओके बेटा, रेट का मतलब इसमें स्पेशली होता है स्पीड होता है, यानी रिएक्शन का जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तब ऐसे सिचुएशन में बोला जाएगा इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। तो बेटा इक्विलिब्रियम क्लास 11th में दो कंटेंट में डिवाइड किया गया है, एक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरे का नाम है आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो आज के वन शॉट में हम लोग क्या सीखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम का वन शॉट सीखा जाएगा। डन हो गया। तो अब नेक्स्ट आगे बढ़ा जाएगा। तो इक्विलिब्रियम हमारे सिलेबस में बच्चे फिजिकल इक्विलिब्रियम भी आता है, जैसे सॉलिड का लिक्विड में होता है, लिक्विड का गैस में होता है। तो वो सब पेपर में होता है, पेपर में प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो सब चीजें वन शॉट में हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। मुद्दे की बात है जो पेपर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है वन शॉट में हम उसको कवर ज्यादा करेंगे। तो इतना बेसिक क्लियर हो गया इक्विलिब्रियम के बारे में। तो अब क्या है ना, जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है ए से बेटा पी है समझो, ए से क्या है कि पी है, तो मेरे को इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन से लिखा जाता है। तो स्पेशली लॉ ऑफ मास एक्शन देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम स्पेशली केसी कैसे लिखते हैं, तो देखो केसी आफ्टर ओवरऑल क्या ना कि लॉ ऑफ मास एक्शन को जब डिराइव किया जाता है, फाइनलाइज जब इसको हम डिराइव करते हैं तो इसके बाद हमारा केसी डिजाइन होता है। तो मेनली पहले समझो कि केसी लिखा कैसे जाता है। तो बच्चे केसी स्पेशली यानी कि केसी का फुल फॉर्म होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ कॉन्सेंट्रेशन पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट अ गिवन कॉन्सेंट्रेशन। यानी अगर हम कॉन्सेंट्रेशन पर जो कांस्टेंट मेजर करते हैं ऐसे वाले को बोलता है केसी बोला जाता है। जब वही प्रेशर के टर्म में मेजर करोगे तो उसको क्या बोला जाएगा, केपी बोला जाएगा। तो केपी एंड केसी आर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, यानी पार्शियल प्रेशर के टर्म में मेजर किया जाएगा तब केपी मेजर किया जाता है। यदि क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा तो केसी को मेजर किया जाएगा। तो केसी कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। देखो ये ब्रैकेट शो करता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन को, ब्रैकेट क्या शो करेगा, कॉन्सेंट्रेशन को। तो केसी और केपी कैसे लिखा जाएगा, पहले प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। समझ में अच्छे से, आगे चलते हैं। देखो मैंने इसमें एक एग्जांपल भी ऐड किया है ताकि और अच्छे से आपको फील आता रहे कैसे लिखना होगा। समझो सपोज मान लो कि मेरे पास H2 है प्लस I2 है, ये रिवर्सिबल साइन होता है, अगर इक्विलिब्रियम होगा तो ये साइन देना जरूरी है। डन हो गया। तो I से HI हो गया। तो बेटा इसमें पहले क्या लिखे, प्रोडक्ट लिखोगे तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यानी HI का कॉन्सेंट्रेशन, और जो भी कोफिशिएंट होंगे वो पावर में चले जाएंगे, जो भी कोफिशिएंट होंगे पावर में चले जाएंगे। ये लॉ ऑफ मास एक्शन से आता है। डन हो गया। रिएक्टेंट बेटा क्या होगा, H2 होगा प्लस I2 होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपके गैसियस मोल है, ये भी ध्यान देना समझो अच्छे से, यानी आप केपी लिखो चाहे केसी लिखो, ओनली रिटन फॉर गैसियस स्पीसीज एज वेल एज एक्वस स्पीसीज। यानी हम केवल गैस का फेज को लिखेंगे और एक्वस के फेज को लिखा जाएगा, सॉलिड के फेज को और लिक्विड के फेज को केपी एंड केसी टेकन एज यूनिटी। यहां तक समझ में आ गया। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं बात को, केपी एंड केसी फॉर अ सॉलिड फेज एज वेल एज लिक्विड फेज कैन या रिटन एज या टेकन एज यूनिटी। दैट मीन्स सॉलिड फेज का और लिक्विड फेज का केपी और केसी एक लिखा जाएगा। ओके, ओनली किसका लिखा जाएगा, गैसियस का और एक्वस फेज का। तो अभी इस स्लाइड के बाद मैं आपको इस पर ढेर सारे प्रैक्टिस कराऊंगा, तभी आप परेशान मत होइए। पहले इतना समझिए कि केपी और केसी कैसे लिखा जाता है। तो प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन को लिखोगे और जो भी कोफिशिएंट होगा वो चला जाएगा पावर में। डन हो गया।
डिवाइड बाई रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन, और जो भी कोफिशिएंट होंगे वो चला जाएगा पावर में। ओके, अब देखो तो अच्छा कुछ इसमें एप्लीकेशन मैंने ऐड कर दिया है इसका, यानी कि हम इक्विलिब्रियम को पढ़ने से फायदा क्या मिलेगा। यदि किसी रिएक्शन में के इंक्रीज कर गया, के मतलब केसी इंक्रीज कर गया, अगर किसी इक्वेशन में देखो केसी क्या ना कि हर एक रिएक्शन के लिए डेफिनेट वैल्यू शो करता है, वो सब न्यूमेरिकल मैं आपको सिखाऊंगा, परेशान मत होइए अभी यहाँ तक, पहले मेरे साथ आप बने रहे अच्छे से। तो केसी बेटा क्या ना इंक्रीज होता है, केसी क्या होता है इंक्रीज होता है। अगर केसी की वैल्यू समहाउ किसी क्वेश्चन में ज्यादा दिया गया है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट ज्यादा बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट की ओर रिएक्शन ज्यादा शिफ्ट हो रहा है, मतलब क्या है कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है। आई बात समझ में। यदि हम कोई रिएक्शन बनाना चाहते हैं तो अगर हमारा केसी ज्यादा है तो ये सिग्निफिकेंस दिखाता है कि प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बन रहा है। यदि केसी डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्टेंट की ओर जा रहा होगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा बच्चे, और केसी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है प्रोडक्ट की ओर जा रहा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा फॉर्म हो रहा होगा, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबिलिटी की ओर जा रहा होगा। डन हो गया। अब देखो कुछ आपके थ्योरी लेवल बच्चे क्या ना क्वेश्चन बन जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी इक्विलिब्रियम तो पढ़ लिए, इक्विलिब्रियम के फीचर्स क्या हो सकते हैं, ये क्यों पढ़ा जाता है स्पेशली, इसके फीचर क्या क्या हो सकते हैं। देखो तो इक्विलिब्रियम शब्द बेटा क्या ना कि इक्विलिब्रियम में देखो इसमें लैंग्वेज को सिंपली क्या ना कि इजी किया है, यानी इसके पहले आप लैंग्वेज को ऐड कर सकते हो, मैंने इसमें बस केवल कीवर्ड को मेंशन किया है। वन शॉट का मतलब ये होता है कि कीवर्ड आपको अच्छे से होने चाहिए, आगे की लैंग्वेज और बाद की लैंग्वेज अपने हिसाब से आप ग्रामर के हिसाब से ऐड कर लेना अच्छे से। तो नेक्स्ट बेटा इसमें है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के फीचर क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो इक्विलिब्रियम जो होता है जनरली या पूरा पूरा कह सकते हैं कि क्लोज वेसल में, यानी कि खुले बर्तन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज नहीं हो सकता है। जब बीकर आपका बंद होगा ना तभी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाएगा। डन हो गया। तो पहला फीचर क्या समझ में आता है कि इक्विलिब्रियम एक क्लोज्ड वेसल में अटेन हो सकता है। तो लैंग्वेज क्या इसमें पूरा ऐड करोगे, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल, इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड इन अ क्लोज्ड वेसल। डन। दूसरा पॉइंट बच्चे देखो मैं पूरा पूरा लैंग्वेज बोलता जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से कंटेंट को नोट डाउन कर लेंगे। तो ये आपका जो एक पेज मैंने स्लाइड में मेंशन किया है ये पूरा 2 पेज में पूरी तरह से इक्विलिब्रियम समाहित हो जाएगा। ओके डन, आगे बढ़ते हैं। देखो इक्विलिब्रियम में बेटा क्या होता है कि ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज सच एज, तो बेटा इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एट इक्विलिब्रियम, द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, P stands for pressure and T stands for temperature and concentration becomes constant। यानी इक्विलिब्रियम पे जो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती हैं जैसे कि प्रेशर है, टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन है, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं बच्चे, स्थिर हो जाते हैं, नो चेंज होते हैं, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं देखा जाता है। ओके अब देखो इसके बाद अगला इसमें फीचर आप समझ सकते हो कि इक्विलिब्रियम बेटा क्या है ना कि एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। डायनेमिक का मतलब बोला जाए कि ये प्रोसेस चलते रहते हैं, अगर मोशन है उसमें तो डायनेमिक बोला जाएगा। जैसे स्टेपली अगर देखा जाए बच्चा, ये मेरे पास मार्कर है समझो, अगर मैं इसको ऐसे ही स्टे कर दूं छोड़ दूं तो इसमें कोई मोशन नहीं आएगा, तो इसको बोला जाएगा स्टैटिक प्रोसेस बोला जाएगा। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्टेंट से फॉरवर्ड की ओर जाता है और फॉरवर्ड से रिएक्टेंट की ओर आता है, यानी कि बैकवर्ड की ओर आता है। इसको क्या बोलोगे, डायनेमिक बैलेंस बोला जाएगा या डायनेमिक प्रोसेस बोला जाएगा। नेक्स्ट बेटा क्या ना कि जब इक्विलिब्रियम कहीं शिफ्ट होगा या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या तो बैकवर्ड शिफ्ट होगा, तो इक्विलिब्रियम इज अ ईदर डायरेक्शन, यानी इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, पूरा लैंग्वेज लिखोगे इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड ईदर डायरेक्शन। बेटा इसमें एक पॉइंट आप और जोड़ सकते हो, एक पॉइंट इसमें मैं और ऐड कर देता हूं, कैटलिस्ट, अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम, डज नॉट अल्टर द इक्विलिब्रियम, ये भी आप पॉइंट ऐड कर लो। और बेटा ये पॉइंट क्या ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव को लेकर के, इक्विलिब्रियम पर कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जनरली हमको ये पढ़ाया जाता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन को बूस्टअप करता है, इनहेंस करता है, नो डाउट बात सही है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो बच्चे इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएगा और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है कि जिस टाइम पे रिएक्टेंट को मान लो कि 5 स्टेप बढ़ाया प्रोडक्ट की ओर, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को भी तो 5 स्टेप बढ़ा सकता है, तो ओवरऑल रेट क्या हो गया, 0 हो गया ना, नलीफाई हो गया ना,
इफेक्ट क्या हो गया बच्चे, न्यूट्रल हो गया। इसीलिए कैटलिस्ट क्या करता है, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है, अंडरस्टैंड, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्पेशली बच्चे यहाँ पर रिएक्टेंट से फॉरवर्ड जाता है और फॉरवर्ड से बैकवर्ड भी हो जाता है। तो बेटा ये एक बेसिक बैकग्राउंड क्लियर हो गया। अच्छे से मेरे को फिर से एक बार क्लोज करके आंखों को बंद करके अच्छे से याद कर लो क्या क्या इसका फीचर हो सकता है। पहला बेटा क्लोज वेसल है, मैं भी तो आपको पढ़ा रहा हूं अच्छे से, तो आप इसको एक बार क्लोज करके आंख मेरे साथ साथ बोलो यहाँ पर एक बार। बेटा इसमें क्या होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम के फीचर में क्या क्या हो सकता है, ये क्लोज वेसल में हो सकता है। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तीसरा बच्चे पॉइंट इसमें क्या नोटिस कर सकते हो, ये डायनेमिक बैलेंस होता है, ये इक्विलिब्रियम एक डायरेक्शन में जा सकता है। और तीसरा आखिरी जो पॉइंट होता है इसमें, कैटलिस्ट जो होता है इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता है। आई होप कि आपने अच्छे से इसको आंख बंद करके याद किया होगा। आगे चलते बच्चे देखो, तो बेटा इसमें देखो, इसमें छोटा सा टॉपिक लॉ ऑफ मास एक्शन भी आता है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन विशेषता क्या है ना कि देखो मैंने एक जनरल इक्वेशन मैंने मेंशन किया है जिसका नाम है ए बी बी सी सी डी डी, इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो बेटा इसमें देखो, अब जैसे स्मॉल ए क्या शो करता है, कोफिशिएंट को शो करता है। कैपिटल ए बिग को शो करेगा, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को। कैपिटल बी कॉन्सेंट्रेशन को। ये स्मॉल वाले क्या शो करते हैं, कोफिशिएंट को शो करते हैं। ये मैं मान के चलता हूं कि ये सारे एबीसी जो है ये गैसियस स्पीसीज में बच्चे दिए गए हैं। डन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे किसी इक्वेशन का, तो इसी को लॉ ऑफ मास एक्शन कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इतना सही है, ओके बच्चे। तो बेटा लॉ ऑफ मास एक्शन क्या हुआ इसमें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, यानी जो आपके ये रिएक्टेंट है इनका प्रोडक्ट का मतलब बोले तो मल्टीप्लाई। डन। तो देखो ए का कॉन्सेंट्रेशन, बी के कॉन्सेंट्रेशन, इनका प्रोडक्ट, और जो कोफिशिएंट होंगे वो आ जाएंगे बच्चे पावर में। इसी को कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट को जोड़ा जाएगा। तो बेटा इसमें जो के आता है, के का नाम दिया जाता है रेट कांस्टेंट, क्योंकि ये रेट यानी लिया गया है रेट ऑफ रिएक्शन से लिया गया है। इसको बेटा आगे लिख सकते हो वेलोसिटी कांस्टेंट भी। एक को क्या बोला जाएगा, रेट कांस्टेंट या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट। ये जो के होता है ना, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स करता है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स करता है, कांस्टेंट है ना तो टेम्परेचर पे डिपेंड्स करता है। ये देखो मैंने यहाँ के फीचर्स में लिखवाया है। तो जो के ये कांस्टेंट है, ये बाद में चल करके हम केपी और केसी से डिजाइन करते हैं, इसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। और के जो डिपेंड्स करता है ओनली डिपेंड्स फॉर टेम्परेचर, पॉइंट टू बी नोटेड। ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, इसी का ध्यान रखे रहना है। अब देखो, अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास पॉपुलर रिलेशन है केपी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। इसको कहना कि आपके बोर्ड लेवल पे या जो भी आप क्लास 11th लेवल पे, ये डेरिवेशन बच्चे काफी इंपॉर्टेंस माना जाता है, केपी केसी का रिलेशन और इससे आने वाले प्रॉब्लम प्रैक्टिस। ओके, अब जरा देखो बच्चे, तो केपी केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी। केपी बच्चे क्या शो करता है, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, अगर प्रेशर के टर्म में मेजर किया जाएगा तो केपी, और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में मेजर किया जाएगा तो केसी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर। डेल्टा एन जी स्पेशली क्या ना कि मैं अभी आपको डिराइव करके दिखा देता हूं। डेल्टा एन जी जनरली प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स, वो भी गैसेस होना चाहिए। तो आओ देखो इसको कैसे डिराइव किया जाएगा। तो जनरली डिराइव करने का तरीका देखो ये है, जो मेरे पास मेन इक्वेशन है इसी से डिराइव कर लो। तो मेरी इक्वेशन क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है। डन। तो जनरली कहना है कि इनका केसी लिख लो, और बेटा क्या लिख लो, स्पेशली केसी लिखो, और क्या लिखो इसका बेटा, केपी लिखो। ओके, तो केसी कैसे लिखोगे, देखो केसी बेटा, तो बच्चे इसमें केसी कैसे लिखो जाएगा, देखो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन सी है, कोफिशिएंट क्या है, सी है। तो जैसे मैं अभी बताया पिछले अपने स्लाइड में मेंशन किया था कि पहले प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, फिर बच्चे क्या लिखोगे, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे, और जो भी कोफिशिएंट होगा वो चला जाएगा बच्चे पावर में। तो केसी लिखना सीख गए। सिमिलरली क्या लिखोगे, केपी लिखोगे। तो केपी कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर डी की पावर डी, और बच्चे ये क्या लिखोगे,
तो बेटा इसमें पार्शियल प्रेशर पीसी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर पीडी की पावर स्मॉल डी। ए वाले में कैसे लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर बी की पावर स्मॉल बी। डन हो गया। तो ये आपने केसी लिख लिया, केपी लिख लिया। तो केसी और केपी लिखने के बाद से अब बच्चे डिजाइन कैसे करोगे, इधर देखो। तो पीवी इज इक्वल टू बच्चे क्या होता है, एनआरटी होता है। वी नो दैट आइडियल गैस इक्वेशन होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हो गया। अब सिंपली देखो, इसको जब प्रेशर निकालोगे तो मैंने वॉल्यूम को डिवाइड कर दिया, तो बेटा क्या हो गया, एन बाई वी, और क्या हो जाएगा, आर टी हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, एन बाई वी जो होता है ना, ये मोल पर लीटर, मोल पर लीटर क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। इसको क्या लिख सकते हो, सीआरटी लिख सकते हो। क्लियर हो गया। अब देखो, मैं चाहता हूं कि प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन में क्या लिखा जाएगा, रिलेशन ए और बी के टर्म में। देखिए तो बच्चे, मैं इसको स्पेशली लिख सकता हूं पी ए इज इक्वल टू सी ए आर टी। ओके, इसको लिख सकते हो पी बी इज इक्वल टू सी बी आर टी। ओके, तो यहां तक आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। तो सिमिलरली पी बी इज इक्वल टू सी बी आर टी, पी सी इज इक्वल टू सी सी आर टी, पी डी इज इक्वल टू सी डी आर टी। डन। अब ये सारे रिलेशन आपने बना लिया आइडियल गैस इक्वेशन से। अब ये बेटा सारी वैल्यू जो है किस में पुट कर दोगे, सारी वैल्यू पुट कर दोगे आप इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि पीए मालूम चल गया, पीबी मालूम चल गया, पीसी मालूम चल गया, पीडी मालूम चल गया। क्लियर हो गया। अब देखो, मैंने इन सारी वैल्यू को यहाँ पे रिलेशन पुट किया है। तो बेटा केपी इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये तुम्हारा था रिलेशन पीसी, इसको नोटिस करो, पीसी था, ये क्या हो जाएगा, यानी कि पीसी की वैल्यू क्या थी, ये थी सीसीआरटी था। क्लियर हो रहा अच्छे से। ओके, तो सीसीआरटी है, तो ये बेटा सीसीआरटी की पावर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिमिलरली सीडीआरटी, यानी यहाँ पर बच्चे क्या था, पीडी था, तो पीडी होगा तो सीडीआरटी होगा, पीसी होगा तो पीसीआरटी होगा। इतना ध्यान से समझ लो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ओवर राइटिंग ज्यादा नहीं करना चाहता हूँ, ताकि आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सके। तो सीसीआरटी की पावर सी, सीडीआरटी की पावर टी, सीआरटी की पावर ए एंड सीबीआरटी की पावर बी बच्चे। अब देखो, मैंने इसमें क्या किया है, कॉन्सेंट्रेशन वाले को अलग कर दिया है, आरटी वाले को अलग कर दिया है। अब जरा ध्यान दो, ये सी की पावर सी हो जाएगा, तो ये क्या शो करता है, कॉन्सेंट्रेशन सी को शो करेगा। ये क्या शो करेगा, कॉन्सेंट्रेशन डी की पावर डी। तो कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग लिखते हैं जनरली ब्रैकेट में लिखते हैं, बिग ब्रैकेट से। क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, सी की पावर सी, डी की पावर डी, कॉन्सेंट्रेशन हो गया। अब तुम्हारा देखो इसमें क्या ना कि आरटी की पावर भी सी आएगा, आरटी की पावर डी आएगा। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, 2 की पावर 3 दिया गया है और बेटा 2 की पावर 4 दिया गया है, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से। अब अप्लाई देखो अगर इसमें कैसे करना है, तो आरटी की पावर सी प्लस डी लिख लिए, इधर वाला सिंपली क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखो ये डिवाइड के टर्म पे क्या ना, बेस सिमिलर है, तो जब ऊपर पलटी मारेगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, और ये बेटा सी प्लस डी हो जाएगा। तो इतने को रिप्लेस किया जा सकता है केसी से, क्योंकि देखो केसी मैं क्या लिख सकता हूं, ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। ये बेटा हो जाएगा केपी केसी आरटी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। अब देखो इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो केपी केसी आरटी की पावर बेटा डेल्टा एन जी हो गया। अब देखो डेल्टा एन जी क्या था इसमें, सी प्लस डी किसका कोफिशिएंट था, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट था, ए प्लस बी किसका कोफिशिएंट था, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट था। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो प्रोडक्ट के कोफिशिएंट होंगे उनको पैसे की तरह जोड़ देना है, और जो रिएक्टेंट के कोफिशिएंट है उनको पैसे की तरह जोड़ करके प्रोडक्ट में से, ओके, तो बेटा इसमें प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। ओके, अब देखो स्पेशली अगर यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल करा दूं तो देखो कैसे कर सकते हो। और देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल इसमें करा देता हूँ, फिर थोड़ा सा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो तो बच्चे इसमें जैसे मान लो कि मेरे पास न्यूमेरिकल आ गया, N2 आ गया, थ्राइस H2 आ गया, ट्वाइस अमोनिया आ गया। हमें बेटा इसमें केपी केसी लिखना है, ये सब के सब गैसियस फेज में है। तो डेल्टा एन जी कैसे निकालोगे, मैं तुम्हें डेल्टा एन जी निकालना सिखा देता हूँ। देखो प्रोडक्ट में कोफिशिएंट कितना है जी, 2 है, तो इसका क्या लोगे 2, रिएक्टेंट में यहाँ पर कितना है 1, और H2 का कितना है 3, तो 2 माइनस क्या कर दोगे 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना निकल के आ गया, माइनस का 2 आ गया। डन हो गया। तो डेल्टा एन जी देखो ऐसे निकालते हैं,
एक और मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ, जैसे थोड़ा ये अच्छा एग्जांपल मिल गया। COCA3 आ गया और बेटा क्या आएगा, CaO में आएगा और CO2 में टूटेगा। तो देखो ये केवल गैसियस फेज है, ये वाले सॉलिड फेज है और ये वाला बच्चे क्या है, सॉलिड फेज है। तो हम डेल्टा Ng निकालते हैं सिर्फ और सिर्फ गैसियस का निकालते हैं, जैसे Kp और Kc निकाला जाता है ओनली फॉर गैसियस एज वेल एज एक्वस का निकाला जाता है। तो बेटा इसका डेल्टा Ng कैसे निकालोगे, एक में से इधर 0 है तो आंसर क्या आएगा इसका, 1 आएगा। क्लियर हो गया। तो डेल्टा Ng 1 - 0 दैट इज इक्वल टू 1 आ गया। अब बेटा इसमें स्पेशली अगर आप इसको समझ गए हैं तो एक और देखो मैं इसमें क्वेश्चन करा सकता हूँ। जैसे बेटा H2 है प्लस I2 है और ये बेटा क्या है, ट्वाइस HI है। तो बेटा इसमें अगर H2I2 है ट्वाइस HI है, इसमें डेल्टा Ng निकालोगे तो देखो इधर 2 है, इधर एक H2 का, इधर एक I2 का, तो 2 - 2 करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा Ng क्या आएगा बच्चे, इसमें डेल्टा Ng 0 आ जाएगा। अगर डेल्टा Ng 0 आ गया तो फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो डेल्टा Ng 0, अगर RT की पावर 0 तो बच्चे क्या हो जाएगा, Kp = Kc। तो इसमें आएगा वैल्यू Kp = Kc सिर्फ आएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज इक्वल टू Kp = Kc। ओके, तो इससे काफी आपको अच्छे क्वेश्चन एकेडमिक लेवल पे मिल जाते हैं। तो मेनली आप डेल्टा Ng निकालना सीख गए। तो अब क्या ना, Kc में आपको न्यूमेरिकल दे देगा, तो न्यूमेरिकल में क्या होगा, R की वैल्यू पहले से पता रहती है, टेम्परेचर 298 हो गया या फला फला टेम्परेचर दे सकता है, Kp की वैल्यू दे सकता है या Kc की वैल्यू दे सकता है। अगर किसी में की मालूम चल जाएगा तो Kp निकाले जाओगे, अगर Kp दिया जाएगा तो Kc निकाले जाओगे। तो तरीका इजी है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का लेक्चर काफी हद तक समझ में आया होगा। अब बेटा इसके आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं, Kp और Kc को कंटिन्यू किया जाए। क्लियर हो गया। तो आप पहले इतना यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो को बार बार पॉज करके इसको देख सकते हो। ओके, तो बेटा इसमें नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ Kp एंड Kc, क्योंकि इस वाले पैटर्न पे क्या ना कि क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिकल ठीक ठाक बन जाता है। ये सभी बुक में या एनसीईआरटी में भी खास तौर से इस पे अच्छे खासे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ तक का आपका सभी कंटेंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, मैं ऐसे मान के चलता हूँ। अगर नहीं भी होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो फिलहाल उसको प्रोसीड करते हैं, Kp Kc का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो हमने इसको काफी कंटेंट इजी करके डिलीवर किया है, आप इसको अलग से नोट भी करते चलेंगे तो काफी हद तक समझ में आएगा। तो बच्चे देखो मैंने क्या बोला है कि Kc हैज डेफिनेट वैल्यू, यानी सभी इक्वेशन का या सभी रिएक्शन का Kc क्या होना, डेफिनेट वैल्यू शो करता है। हर एक रिएक्शन का Kc पहले से कैलकुलेटेड होता है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिख सकते हो, Kc हैज डेफिनेट वैल्यू। दूसरा मैंने देखो भी मेंशन किया था कि लॉ ऑफ मास एक्शन में, इधर आ जाइए स्लाइड में, तो ये जो K था ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड्स नहीं करता है। तो Kc हैज डेफिनेट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, इसको अंडरलाइन कर देना क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है बच्चे। Kc हैज डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। डन। अब देखो ये सब क्या ना कि मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स या कोफिशिएंट को चेंज करोगे तो नए इक्विलिब्रियम में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। जरा देखो A से B बच्चा है तो इस वाले का K1 लिखते हो। अब रिएक्शन को रिवर्स कर दिए तो नया जो इक्विलिब्रियम लिखोगे K2 या उसको K' बोलता है, तो 1 क्या हो जाएगा, K1 हो जाएगा। इसको देखो मैं तुम्हें फील करके दिखा देता हूँ। तो जब बेटा K1 लिखोगे तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन लिखोगे। अब इसका जब लिखोगे मान लो K2 लिखोगे तो ऐसे ही तो लिखा जाएगा, तो अलग से कुछ भी याद नहीं करना है। अब देखो इधर B/A है, A/B है, तो देखो एक दूसरे के रेसिप्रोकल तो दिख रहा है अच्छे से। तो बेटा इसमें नेक्स्ट एप्लीकेशन है फोर्थ वाला, जरा देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ Kp एंड Kc में। स्मॉल कोफिशिएंट है समझो, या सिंपली ऐसे समझो किसी इक्विलिब्रियम पे, यदि किसी इक्विलिब्रियम पे हम सम कोफिशिएंट यहाँ भी आप A से मल्टीप्लाई करो, यहाँ भी A होना चाहिए। ओके, अगर जब इधर मल्टीप्लाई करोगे सेम डिजिट से तो प्रोडक्ट में भी मल्टीप्लाई करोगे सेम डिजिट से। तो A सबने मल्टीप्लाई किया है, तो मेरा बताने का मतलब ये है कि यदि सेम डिजिट से मल्टीप्लाइड कर दिया जाए इक्विलिब्रियम पर, तो जो नया इक्विलिब्रियम K2 आएगा जिससे मल्टीप्लाई करोगे वो चला जाएगा बच्चे पावर में। तो K2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, K1 की पावर A लिख सकते हो। यदि मैं इक्विलिब्रियम पे किसी सम फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई A करता हूं या N करता हूं तो जो नया इक्विलिब्रियम आएगा वो भी पावर में चला जाएगा।
अगर डिवाइड करोगे तो पावर 1/a हो जाएगा। मेरी बात को समझो, ये सब चीजें न्यूमेरिकल में और अच्छा क्लियर होता है। अब जैसे मान लो कि दो रिएक्शन दिया गया है, ए और बी, उसका K1 इक्विलिब्रियम दिया गया है, सी और डी दिया गया है, उसका K2 दिया गया इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? अब इन दोनों को जोड़ोगे तो A प्लस सी हो जाएगा, B प्लस डी हो जाएगा, नया इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा? K3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो अच्छे K3 को क्या लिख सकते हो? K1 इंटू K2, यानी जब दो इक्वेशन को जब जोड़ा जाता है तो नया इक्विलिब्रियम दोनों का प्रोडक्ट होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हो आप, ये प्रूव करके मेरे को कमेंट सेक्शन में भी दिखा सकते हो। इनका क्या ना कि K1 लिखोगे तो बच्चे क्या आएगा? B की पावर A लिखोगे, ऐसे लिखना है। K2 का लिखोगे तो D की पावर C लिखोगे, इसका लिखोगे तो B लिखोगे, D लिखोगे। अब B और D आ गया तो सिंपली क्या शो करता है? प्रोडक्ट का ही तो दिखाएगा, यानी K3 वाले को तो दिखाएगा। आप एक बार ट्राई करना, मैंने इसमें 50% इसका आंसर मेंशन कर दिया है। तो मेरा बताने का मतलब इतना है कि जब दो रिएक्शन को या दो इक्वेशन को केमिकल इक्विलिब्रियम में जोड़ा जाएगा तो नया इक्विलिब्रियम जो थर्ड बनेगा वो K3 बनेगा। उन दोनों रिएक्शन का क्या होगा बच्चे? प्रोडक्ट होगा, या उन दोनों रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का प्रोडक्ट होगा। K3 इक्वल टू K1 इंटू K2 बोला जाएगा। इतना क्लियर हो गया? अब इसमें बेटा एक आखिरी टॉपिक है, रिएक्शन कोसेंट है। अब जरा इसको भी निपटा देते हैं अच्छे से। तो रिएक्शन कोसेंट सिंपली क्या ना कि QC से लिखा जाता है, सिंपली Q से लिखा जाता है, रिएक्शन कोसेंट होता है। इससे क्या ना कि हम रिएक्शन का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप अलग से हेडिंग डाल सकते हो, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। क्योंकि पेपर में क्या ना कि Kc दिया जाता है बेटा। Kc क्या ना कि हर एक रिएक्शन का कैलकुलेटेड पहले से होता है। अगर कैलकुलेटेड होगा तो स्पेशली हम उस केस में क्या निकालेंगे? QC निकालेंगे। अब QC वैसे ही निकाला जाता है जैसे कि Kc निकाला जाता है। क्लियर हो गया अच्छे से? कि QC वैसे निकाला जाएगा जैसे कि बेटा Kc निकाला जाता है। अब सपोज क्या है कि क्वेश्चन में Kc सपोज दिया गया है, तो QC के लिए निकाल लोगे जो भी कॉन्सेंट्रेशन है तो QC निकल जाएगा। अब क्या करोगे? सपोज Kc ज्यादा हो गया, Kc ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। Kc ज्यादा होने का मतलब बेटा ये है कि रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा जी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एक तरीका समझो, जहां मैंने शुरुआत में बोला था कि K ज्यादा है तो कहाँ जाएगा? K ज्यादा है तो बच्चे कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट की ओर जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसको तुम्हें याद करने में कंफ्यूजन हो सकता है। सिंपल मेरा फंडा फॉलो करो, एकदम आसानी से ट्रिक याद कर ले जाओगे। Kc ज्यादा तो फॉरवर्ड बनेगा, प्रोडक्ट की ओर जाएगा, शिफ्ट करेगा। Kc कम, Kc को ध्यान रखो, Kc कम तो रिएक्टेंट की ओर, बराबर तो इक्विलिब्रियम, सीधा फंडा। Kc ज्यादा तो प्रोडक्ट, Kc कम तो रिएक्टेंट की ओर, रिएक्टेंट बोले तो बैकवर्ड की ओर। अगर Kc ज्यादा तो मतलब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट है तो मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर। दोनों बराबर हो गए तो बेटा क्या शो करेगा? इक्विलिब्रियम को शो करेगा। आई होप कि इतना आपको सारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो इसका सब क्या ना कि आप अच्छे से पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे इस पे बाद डिस्कस करते हैं। तो बेटा इसमें फाइनल टॉपिक हमारा है ली चार्टले प्रिंसिपल है। ये भी एकेडमिक लेवल पे काफी इंपॉर्टेंस होता है और ये इस पे ऑब्जेक्टिव पे ठीक ठाक क्वेश्चन बन जाता है। कैसे बनेगा? इसके जो ये इफेक्ट होते हैं वो काफी बच्चे पॉपुलर होता है। डन। तो पहले देखो इसमें स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो। क्या इसमें स्टेटमेंट है? आप वीडियो को पॉज करके स्टेटमेंट को पढ़ने का प्रयास करो। काफी भयानक साइंटिफिक लैंग्वेज लिखा गया है। मुझे उम्मीद होगा कि आप इसको पॉज किए होंगे, पढ़े होंगे, नोट किए होंगे, फिर भी आपको समझ में नहीं आया होगा। देखो मैं समझाता हूँ इसमें कैसे समझोगे। देखो अच्छे से, इफ अ सिस्टम, सिस्टम बोले तो क्लोज होगा स्पेशली, इस पर कुछ भी आप छेड़खानी करोगे, ठीक है। जैसे आपने क्या छेड़खानी किया? इक्विलिब्रियम पे आपने छेड़छाड़खानी किया। जैसे कॉन्सेंट्रेशन को चेंज कर दो, प्रेशर को चेंज कर दो, टेम्परेचर को चेंज कर दो, या इस पर कुछ अदर फैक्टर को ऐड कर दो, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा? कहाँ शिफ्ट होगा? उसी की बात करना चाहता है। तो स्पेशली इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पर आप ये इफेक्ट को पढ़ाए होंगे या उसके इफेक्ट को नलिफाई करना चाहता है। अब पढ़ो लाइन्स को अच्छे से। If a system is subjected to change in concentration, pressure, temperature, or other any factor by which it is affected, the equilibrium shift in a direction to undo the effect of change. That means ये कहना चाहता है जहां आप इसको इंक्रीज करोगे, डिक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम उसके इफेक्ट को नलिफाई करना चाहता है। ऐसे समझो, जैसे हमने इफेक्ट तो बेटा कॉन्सेंट्रेशन है, तो ये इसके आ जाने से आज हमारे रिएक्शन का प्रोडक्ट बनाना बच्चे क्या ना काफी हद तक इजी हो गया है। क्योंकि पहले हमें क्या ना कि रिएक्शन बना रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि इसमें क्या टेम्परेचर रख दे, क्या प्रेशर रख दे, कितना कॉन्सेंट्रेशन रख दे कि हमारा अमोनिया जो है बने या कितना अच्छे से बन जाए।
इनके फैक्टर के आ जाने से आज रिएक्शन का प्रिडिक्ट करना आसान हो गया बच्चे, कि हम टेम्परेचर कितना रख दें, कॉन्सेंट्रेशन कितना कर दें, प्रेशर किधर बढ़ाएं ताकि हमारा प्रोडक्ट अच्छा हो जाए। आओ जरा देखो कैसे करोगे। ओके जैसे मान लो कि N2 है, H2 है, ट्वाइस अमोनिया रिएक्शन दिया गया है। यही सब फेमस एग्जाम्पल है। मैं जो भी अपने एग्जाम्पल देते हूँ वो सारे एग्जाम को ध्यान में रख करके ही दिया जाता है। यही 5-6 एग्जाम्पल आपके बच्चे फेमस है। देखो तो मैंने क्या किया, इसमें कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया। अब देखो रिएक्टेंट साइड के कॉन्सेंट्रेशन को आप इंक्रीज करते हो। कहाँ है जी कॉन्सेंट्रेशन, ये देखो। तो भाई ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे, मान लो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाए तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट होगा, यानी प्रोडक्ट क्यों शिफ्ट होगा, प्रोडक्ट का यील्ड बढ़ेगा ना। प्रोडक्ट का बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बेटा कहाँ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा आपका बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। बताओ अगर आपने ये बढ़ाया रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, आगे बढ़ जाएगा रिएक्शन, सिंपल फंडा है। क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखो अगला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर वाले इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक बच्चे क्या होता है, डेल्टा एच नेगेटिव शो करता है। इंडोथर्मिक में क्या होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव शो करता है। एक्सो का मतलब हीट निकलना, हीट निकलने का मतलब हीट रिलीज हो रहा है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से डेल्टा एच नेगेटिव। अगर किसी रिएक्शन में हीट दिया जाए तो साइन कन्वेंशन पॉजिटिव, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी ना। ओके देखो तो एक्सोथर्मिक में स्पेशली डेल्टा एच क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो अब स्पेशली क्या है कि टेम्परेचर को क्या करे कि प्रोडक्टवा अच्छा बन जाए। जरा देखो एक्सोथर्मिक है, हीट निकल रहा है, तो टेम्परेचर लोअर कर दो। इफ लोअर टेम्परेचर, इफ लोअर टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो और हीट टेक लेगा ना। अच्छी बात है क्या, टेम्परेचर दे दोगे हीट निकलता जाएगा, ऐसा गलत तरीका है। आप एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर को लोअर कर दोगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड की ओर शिफ्ट हो जाएगा। इंडोथर्मिक का मतलब है कि ऐसी रिएक्शन जो टेम्परेचर सही मानता है। भाई टेम्परेचर दे दे उसको, टेम्परेचर देता रहेगा देता रहेगा देता रहेगा, रिएक्शन होता जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट होता जाएगा। तो इंडोथर्मिक में हायर टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात को समझ गए। ओके आगे देखो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर वाला इफेक्ट बेटा क्या है ना, यही पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बोलोगे कि प्रेशर वाला ही क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि ये सब चीजें जानने से हम ये जान सकते हैं कि अमोनिया का मुझे प्रोडक्ट ज्यादा बनाना होगा तो क्या क्या कर सकते हो इसमें, ये सभी जानना बच्चे जरूरी है। अब देखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर हो गया, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम देखो रूल कैसे बनाते हैं, इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा। मान लो बच्चे प्रेशर, इफ प्रेशर इंक्रीजेज, प्रेशर बढ़ाए तो कहां शिफ्ट होगा, लोअर नंबर, इक्विलिब्रियम शिफ्ट वहां होगा। इक्विलिब्रियम, ये भी नोट कर लो, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ गैसियस मोल, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन, पूरा पूरा लैंग्वेज चलो लिख देता हूं, मन बन गया लिखने का तो लिख ही देता हूं। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दैट डायरेक्शन इन विच नंबर ऑफ गैसियस मोल डिक्रीजेस, जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल क्या होगा, कम होगा, वहां पर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा। जैसे देखो फेमस एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। इधर देखो बच्चे रिएक्टेंट तरफ 1 मोल है, इधर 3 मोल है, तो रिएक्टेंट तरफ कितना हो गया, 3 1 4 हो गया। प्रोडक्ट में कितना है जी, 2 है। यदि प्रेशर बढ़ाओगे तो कहां शिफ्ट होगा, जहां पर गैस के मोल कम होंगे। तो गैस का मोल कहां पर कम है, प्रोडक्ट साइड है ना। तो स्पेशली इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब तुमसे देखो एग्जाम लेवल पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, टू बेटर यील्ड ऑफ अमोनिया या फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया या बेटर क्राइटेरिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन। तो पहला कंडीशन देखो भाई, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा देंगे, N2 के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते जाइए, अमोनिया बनाते जाइए। इधर बढ़ाते जाओ, अमोनिया निकालते जाओ। नहीं तो क्या करोगे, इधर बढ़ाते जाओगे, इसको नहीं निकालोगे, यूज नहीं करोगे तो यहाँ पर एकदम बूम हो जाएगा भाई, रिएक्शन तो धड़ाम से हो जाएगा, फैक्ट्री एकदम ध्वस्त हो जाएगी, प्रोडक्शन अमोनिया का हो जाएगा। तो
अमोनिया पॉइजनस गैस होता है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। अब देखो अच्छे से, टेम्परेचर क्या है ना कि ये रिएक्शन बेटा स्पेशली डेल्टा एच निगेटिव होता है, यानी कि ये रिएक्शन से हीट पहले से निकलता है। प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तुम्हें डेल्टा एच वहां दिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो क्या करोगे, एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर भाई लोअर कर देना। टेम्परेचर क्या कर दोगे, लोअर कर दोगे। इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मतलब अमोनिया अच्छा बनेगा लोअर टेम्परेचर पे। प्रेशर क्या कर दोगे, तो इसमें मतलब कि टेम्परेचर लोअर हो गया। ए वाला कंडीशन में क्या कर सकते हो, अमोनिया अच्छा बनाने के लिए टेम्परेचर लोअर, टेम्परेचर लोअर। बी वाले में प्रेशर ज्यादा, सी वाले में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा। ये तीन कंडीशन से अमोनिया अच्छा बन जाएगा। आओ एक और एग्जांपल पेश करता हूं। जैसे मान लो बच्चे ये एग्जांपल ले लो, PCl5 ले लो, PCl3 है और Cl2 ले लो, सही है ना। अब बताओ प्रेशर वाला इफेक्ट देख लो, बाकी सब तो अपने हिसाब से कर ले जाओगे, प्रेशर वाला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रेशर बढ़ाओगे, इस बार मोल इधर कम है, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, रिएक्टेंट साइड शिफ्ट होगा। प्रेशर बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, बैकवर्ड में शिफ्ट होगा। क्लियर हो गया? एक और बेटा एग्जांपल ले लो, थोड़ा अच्छा फील हो जाए। H2 + I2 है और क्या क्या है जी, ट्वाइस HI है, ले लो। अब बताओ इधर भी एक 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 रिएक्टेंट साइड दो, प्रोडक्ट साइड कितना, दो, तो ओवरऑल इसमें क्या है बेटा, नो इफेक्ट। प्रेशर बढ़ाओगे या प्रेशर डिक्रीज करोगे, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का इसमें बच्चे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसमें तीन केस पढ़ लिए। अगला बच्चे इसमें जो केस आता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस बच्चे आता है। अब जरा देखो इसका कहानी, इनर्ट गैस में दो केस आता है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसमें आंसर क्या लिखोगे, नो चेंज, यानी कि वॉल्यूम को फिक्स कर दोगे, वॉल्यूम को फिक्स करके एडिशन ऑफ इनर्ट गैस करोगे तो ली चैटलियर ये कहता है कि रिएक्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया? अब देखो दूसरा इसमें केस बनता है बी वाला केस पे। बी वाले केस बच्चे क्या बनता है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो प्रेशर वाले में जो इफेक्ट आएगा यानी कांस्टेंट प्रेशर को रख करके जो गैस ऐड करोगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, तो ठीक उल्टा होगा जो तुम्हारा नॉर्मल प्रेशर वाला था। तो इस वाले में कहां जाएगा, इस वाले में इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां पर मोल ज्यादा होगा, जहां पर मोल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर हो गया? जैसे ये देखो तुम्हारा केस है, इस पर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे, तो इस बार प्रोडक्ट क्यों नहीं जाएगा, इस बार इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, तो इतने ये फैक्टर्स थे ली चैटलियर को लेकर के। तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो आप स्क्रीनशॉट करके पॉज करके ये सब चीजें आप नोट डाउन कर सकते हो। बेटा इसमें वन शॉट में मेरा क्या है कि सारा कंटेंट तैयार हो गया है, सारा कंटेंट इसमें पूरी तरह से मैंने आपके सामने डिलीवर कर दिया है। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बच गया था, डीओडी बच गया था, तो डीओडी को हम लोग सीखेंगे, प्रॉब्लम प्रैक्टिस के साथ ही सीखा जाएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे और अच्छे कंटेंट का प्रयास करना चाहते हैं तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं। मेरा वेबसाइट बच्चे कुछ इस प्रकार है, benzininstitute.com के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। उस पर आप पहले साइन अप करेंगे, फिर लॉगिन करेंगे, फिर आप उसमें डेमो सेक्शन में जा करके क्लास 11th के फोल्डर में आप उसमें मेरे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे आप समझने का प्रयास करेंगे और नोट्स के लिए विजिट करने के लिए मेरे आप वेबसाइट को विजिट करेंगे। ओके, थैंक यू।